दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कुछ एक मूलभूत समस्याओं से गुजर रही है, जिनमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बीमारियां और पर्यावरण का नुकसान शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी समस्याएं हर एक देश में हैं, परंतु दुनिया के हर एक देश में इनमें से कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। हो सकता है कि कोई देश गरीबी की समस्या तो पार कर गया हो, परंतु वहाँ प्रदूषण की समस्या अभी भी एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के तौर पे अमेरिकी नागरिक प्रति व्यक्ति आय में बहुत आगे है, परंतु अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और लोग पर्सनल वाहनों और अत्यधिक वायुयान में सफ़र करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन उत्सर्जन वायुयान से होता है और फिर पर्सनल वाहनों से होता है। यहाँ कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन उत्सर्जन का मतलब यह है कि किसी देश या संस्था द्वारा किसी वर्ष में कितना कार्बन उत्सर्जित किया गया है। जैसे आप नहा के निकलते हो तो आप अपने गीले पैरों के निशान छोड़ जाते हो, वैसे ही देश अपने यहाँ से निकले हुए कार्बन के निशान छोड़ देता है, यानी उत्सर्जित किया हुआ कार्बन जो है वो नजर आता है। यही कारण है कि चीन और जापान जैसे देश अपने रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम किया जा सके। जो रेल होती है, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है अभी तक के लिए। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो दुर्भाग्य से भारत इनमें से लगभग हर एक चुनौती से जूझ भी रहा है और उसका सामना करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे गरीबी भारत में है, असमानता भारत में है, जलवायु परिवर्तन भारत में हो रहा है, प्रदूषण भी है, बीमारियां भी है और पर्यावरण को नुकसान तो कुछ एक लोग खुद ही पहुंचा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को हल करने को ही सतत विकास कहा जाता है। अगर हम थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में न डाले। मतलब आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे वर्तमान में तो आपको फ़ायदा हो परंतु भविष्य में नुकसान हो। यहाँ पे सतत शब्द का मतलब ही कंटिन्यूअस विकास है, मतलब ऐसा विकास जो हमेशा होता रहे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बहुत सारे पेड़ काट के बिल्डिंगें बना दी, पैसा आ गया और इन्वेस्टमेंट भी आ गया, लेकिन इसकी वजह से आगे चल के पर्यावरणीय समस्याएं आपको झेलनी पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे सतत विकास में कोई बाधा पड़े। उदाहरण के तौर पे हम जितने भी पेड़ जड़ से उखाड़ें उतने ही वापस लगा भी दें, जिससे कि जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। तो दुनिया भर में ऐसी ही समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं सतत विकास लक्ष्य, जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या SDG भी कहते हो। तो देखो, आज की तारीख में लगभग 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। 1970 का दशक आते आते जो पूरी दुनिया है वो औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर पूरी तरह खो गई थी, क्योंकि उस समय उनको उसी में भविष्य नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी देखी जा रही थी कि इस औद्योगिकीकरण से जो प्रकृति है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन रखा गया, जिसमें बहुत से देशों ने हिस्सा लिया। पहली बार दुनिया ने यह बात मानी कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। यानी डेवलपमेंट करने का यही तरीका नहीं है कि आप प्रकृति को नष्ट करते हुए चलो, जबकि ऐसा हो सकता है कि आप पर्यावरण को साथ लेके चलो। तो इस सम्मेलन का लक्ष्य यही था कि पहले लोगों को यह समझाया जाए कि आपके विकास के रास्ते में पर्यावरण को नष्ट नहीं करना है। इसके बाद साल 1987 में ब्रुडटलैंड नाम की एक रिपोर्ट आई, जिसके अंदर बताया गया कि विकास जो भविष्य को खतरे में डाले बिना आज की ज़रूरत पूरी करे वही विकास है। उसके अलावा जो भी विकास हो रहा है वो एक तरीके से श्राप है, अभिश्राप है। तो इस बात को दुनिया ने समझा कि विकास एग्जैक्टली क्या है। पहले लोग अंधाधुंध तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, उसको विकास समझ रहे थे। बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। तो ऐसे में जो विकास पर्यावरण को नष्ट करने से हो रहा है वो विकास नहीं है, वो श्राप है। तो ये बात लोगों ने समझी। इसके बाद साल 1992 आते आते UN जो है यूनाइटेड नेशंस, उसने रियो अर्थ समिट नाम का एक समिट तैयार किया। यानी कि अर्थ को लेके समिट था, पृथ्वी को लेके। इसमें दुनिया के 178 देशों ने एजेंडा 21 तैयार किया, जिसके तहत पर्यावरण और विकास को आपस में जोड़ने की योजना बनाई जानी थी। मतलब आप अपने अपने देश में देखो कि आप किस तरीके से पर्यावरण को विकास से जोड़ सकते हो और पर्यावरण को भी बचा सकते हो। तो इस सब पे काम शुरू हो गया और आखिरकार साल 2000 में 8 MDG लागू किए जाते हैं, यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। जैसे आज 17 लक्ष्य हैं, वैसे 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर 8 नए लक्ष्य रखे गए थे। ये जो लक्ष्य थे ये 2000 से लेकर 2015 के बीच में पूरे करने थे। इसके अंदर गरीबी को आधा करना था, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना था। इसके बहुत से फ़ायदे भी हुए, जैसे 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले। बच्चों की मौतों में
50% तक कमी आई और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये फ़ायदा जो था 2000 से 2015 के बीच में देखने को मिला। पर ये जो एमडीजी था ना, इसकी कुछ एक कमियां थी। कैसी कमियां? ये जो कानून थे सिर्फ गरीब देशों के लिए थे। गरीब देशों को बोला गया कि तुम अपनी गरीबी कम करो, अपने बच्चों की मौतें कम करो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। लेकिन जो अमीर देश थे, जो विकसित देश थे, उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी थी नहीं। बाद में जाकर के जब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये अमीर देश बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, तब जाके बाद में इनके ऊपर नकेल कसी गई। दूसरी कमी ये थी कि जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे मुद्दे इसके अंदर शामिल ही नहीं थे। यानी कि उस टाइम पे यूएन को अंदाजा नहीं था कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इतनी तेजी से होने वाला है, या फिर प्लास्टिक प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ने वाला है। इसके अलावा उस समय पे इसके अंदर लैंगिक समानता भी नहीं थी, यानी कि महिलाओं के अधिकारों पर कम ध्यान दिया गया था। यही कारण है कि इन्होंने सफलताएं तो बहुत हासिल की एमडीजी से, लेकिन असंतुलन भी बढ़ गया था 2015 आते आते तक। तो फाइनली साल 2015 में इन्होंने 17 लक्ष्य इंट्रोड्यूस किए। इन 17 लक्ष्यों का सीधा सा मकसद यही है कि 2030 तक दुनिया को गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त कराना है। सुनने में थोड़ा सा असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बात हो रही है असमानता को खत्म करने की, और यूएन के कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो हथियार बनाते भी हैं, बेचते भी हैं और खरीदते भी। इन 17 लक्ष्यों में जो पहले 3 लक्ष्य हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप एक साथ उनको याद रख सकते हो। सबसे पहले आता है गरीबी हटाओ, यानी कि हर जगह से सभी रूपों से गरीबी हटानी है, हर टाइप की गरीबी हटानी है। दूसरा ये है कि भूखमरी मिटाओ, भूख को समाप्त करना है। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लिए जो स्थायी कृषि है उसको बढ़ावा देना है। और तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, मतलब सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन चाहिए, उसको सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक जो व्यक्ति है वो गरीब होता है तो जाहिर सी बात है भूखमरी से वो मरता है, भूखमरी से मरेगा तो उसको बीमारी आएगी। तो अगर गरीबी हट जाएगी तो उसकी भूखमरी हट जाएगी, भूखमरी हट जाएगी तो उसकी बीमारी हट जाएगी, और साथ में उसको स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो बोलो, तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। गरीबी हटानी है, भूखमरी मिटानी है, अच्छा स्वास्थ्य देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट लक्ष्य आते हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। मैं आपको बता दूं कि अशिक्षा का जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है, अशिक्षा से जो सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है वर्ग, वो है महिलाओं का वर्ग। मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय तक तकरीबन दुनिया के हर एक सभ्यता के अंदर महिलाओं को पढ़ने की उतनी आज़ादी मिली नहीं है। मिली है तो बहुत कम हद तक मिली है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल की कुछ एक क्लासें पढ़ सकते हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली है जिससे वो अपना जीवन बदल सके। यही कारण है कि आपको अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो कम लगती है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मर्दों ने ये बना दिया, मर्दों ने वो बना दिया, महिलाओं को बनाने का मौका ही नहीं दिया आपने। अदरवाइज घर में जो खाना बन रहा है उसको देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि कृषि की खोज भी किसी महिला ने ही की होगी। मैं इस बात को दावे से नहीं कहता हूँ, लेकिन लॉजिकली अगर आप उनको मौका दोगे तो वो ज़रूर आपको बढ़ के दिखाएंगी। अभी हाल ही के 200-250 वर्षों के अंदर महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया है, और सुनीता विलियम्स का नाम तो आप जानते ही हैं। कल्पना चावला का नाम मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। एक नाम और मैं आपको बता दूं, जो है क्रिस्टियाना कोच। कभी समय मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ना। 46 वर्ष की ये हैं, अमेरिकन इंजीनियर हैं और साथ ही नासा में एस्ट्रोनॉट हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें इन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों से जो डाटा मिला है उस डाटा का इस्तेमाल धरती पे जितनी भी लेबोरेटरीज हैं वो वहाँ पे किया जाता है। तो अगर मौका दिया जाए, गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो 5वां लक्ष्य है वो है लैंगिक समानता। ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है, समझ गए होंगे आप, कि महिलाओं और लड़कियों को बराबर हक देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपने लड़कों के लिए रिजर्व कर दी। अब आजकल तो ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बहुत से केसेस आज भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जैसे एक केस ये आया था हाल ही का कि 1 नंबर कम आने की वजह से उन बच्ची को जो है आर्ट्स दिला दिया गया, साइंस नहीं लेने दिया गया। हालांकि जब सोशल मीडिया पे ये बात खुली तो बहुत सी आलोचनाएं झेलनी पड़ी इनके परिवार को, और फाइनली इस बच्ची को साइंस लेने दिया गया है। तो आप सोच के देख लिए कि 2025 चल रहा है और संघर्ष अभी भी जारी है। एक वर्ग और है जो अशिक्षा से जूझा है, वो है निम्न जातियों का वर्ग। उसमें तो महिलाएं और पुरुष दोनों को पीसा गया है। तो वो लोग भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए थे, उस समय तरक्की नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास मौके नहीं थे। तो समानता पुरुषों को भी होनी चाहिए और महिलाओं को भी होनी चाहिए। ये लक्ष्य हमें यही बताता है।
तो 2 लक्ष्य हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता। आप याद कर लोगे। इसमें जो 6वां लक्ष्य है वो है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, यानी कि साफ पानी सबको मिलना चाहिए, स्वच्छता आसपास होनी चाहिए और साथ ही इसका स्थायी प्रबंधन होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि पानी जो है आसपास ही होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में अगर आप जाओगे तो आपने इस तरह मटका ले जाते हुए कई लोगों को देखा होगा, क्योंकि कुएं बहुत दूर दूर होते थे। इसके तहत नल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो नल से सीधा पानी आए और साथ ही साफ पानी आए। ऐसा नहीं है कि गंदा पानी हो, साफ पानी आना चाहिए। तो ये भी सबका अधिकार है। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती ऊर्जा का अर्थ है कि जो आधुनिक ऊर्जा है वो कम दामों पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा स्वच्छ होनी चाहिए ऊर्जा। स्वच्छ से मतलब क्या है कि ऐसे तरीकों से ऊर्जा मत बनाओ जिससे कि नुकसान हो जाए, मतलब प्रदूषण फैल जाए। ये तो वही बात हो गई कि सतत विकास तो हो ही नहीं पाएगा। वर्तमान में तो आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन भविष्य का क्या करोगे? तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। तो स्वच्छ ऊर्जा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के चलते जो सौर पार्क हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, आपको पता है। पवन ऊर्जा है उसका निर्माण किया जा रहा है। ऊर्जा बनाने के हर एक तरीके खोजे जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो जिससे ये लक्ष्य पूरा किया जा सके। इसके बाद आता है सभ्य काम और आर्थिक विकास। देखो, काम तो हर कोई करता है, लेकिन काम का जो पूरा भुगतान है, पूर्ण भुगतान है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी बेसिक जरूरतों के हिसाब से भी पैसा दे रहे हो तो इससे वो सेविंग नहीं कर पाएगा और इससे उसका कोई आर्थिक विकास नहीं होगा। तो उसको इतना वेतन हो कि उसका आर्थिक विकास हो, इसके लिए उसके पास सभ्य काम होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे वो आर्थिक विकास कर सके। इसके बाद आता है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा बहुत लचीला हो। यहाँ पे कह रहा है कि नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देना। अब ये तभी हो सकता है जब ढांचा थोड़ा सा लचीला हो। अदरवाइज़ लोग यही कहते रहे कि नहीं हम तो पुराने तरीके से ही काम करेंगे, पूरे रिजिड हो जाएं, तो फिर काम नहीं हो सकता। अगर लचीलापन होगा तभी नवाचार अपनाया जा सकता है और उद्योगों में प्रगति हो सकती है। इसके बाद आता है कम असमानताएं। देशों के भीतर और देशों के बीच असमानताओं को कम करना। कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर ही असमानताएं चल रही हैं। अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके की असमानताएं हैं। गरीब अमीर के बीच में रही हैं, काले गोरे के बीच में रही हैं, उच्च जाति निम्न जाति के बीच में रही हैं। साथ ही कुछ एक देशों के बीच में भी असमानता का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी कम करने की कोशिश करना इस लक्ष्य का लक्ष्य है। मतलब इस लक्ष्य से यही प्राप्त करना है। इसके बाद आता है टिकाऊ शहर और समुदाय बनाना। मतलब ऐसा शहर और समुदाय होना चाहिए जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और साथ ही यहाँ पर लचीलापन भी हो, जिससे कि समाज जो है वो नई चीज़ों को अपना भी सके। तो इस तरीके के शहर और समुदाय डेवलप करना ज़रूरी है। ये वही बात हो जाती है कि अब आप असमानता कम करोगे तो ऐसा समुदाय अपने आप ही बन जाएगा, या फिर ऐसा समुदाय बनाओगे तो असमानता अपने आप कम हो जाएगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये भी, तो आप एक साथ इनको याद रख सकते हो। इसके बाद आता है जिम्मेदार खपत और उत्पादन। ये सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो आप खपत कर रहे हो चीज़ों की, उसको स्थायी रखो, मतलब उसको लिमिट के अंदर रखो। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड तरीके से उसको खपत किए जा रहे हो। सुनिश्चित करना है कि उत्पादन जो है वो सही अमाउंट में पूरा हो गया है। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि इस धरती के पास इतने संसाधन हैं कि वो हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, पर एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा करने लायक संसाधन इस धरती के पास नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर हर कोई अपने अपने हिस्से का ही लेता है तो ये धरती बढ़िया तरीके से सबको पाल पोस सकती है। इतने सारे जानवरों को पाला है इस धरती ने, डायनासोर्स को पाला है, तो क्या इंसानों को नहीं पाल पाएगी? लेकिन वही बात है कि डायनासोर्स के पास भी एक चीज़ नहीं थी जो इंसान के पास है, और वो है स्वार्थ, यानी कि सेल्फिशनेस। इसके बाद आता है पानी के नीचे जीवन। इसका अर्थ यह है कि जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उनके नीचे एक जीवन चल रहा है और बहुत से संसाधन भी हैं, उनको संरक्षित रखना है और सुरक्षित रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है वो कहाँ है, तो इसका जवाब है समुद्र। इवन जो हमारे लिए कपड़े बनते हैं ना, आप विश्वास मेरी बात का मानना कि हज़ारों लाखों की तादाद में, किलो की तादाद में कपड़ा बनता है जो हर साल वेस्ट होता है और समुद्र तटों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये सारा फाइबर, ये सारा प्लास्टिक कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। समुद्र के जीवन को, समुद्र के संसाधनों को नष्ट कर देता है। अब ऐसे में छिछले और गहरे पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएं तो हम कहते हैं कि कयामत आ रही है। ये कयामत ला कौन रहा है? इंसान ही लेके आ रहा है, हम ही लेके आ रहे हैं। हमारी वजह से, हमारी आवश्यकताओं की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से ये प्लास्टिक से बढ़ता जा रहा है समुद्र।
जिस दिन समुद्र खत्म उस दिन इंसान खत्म। तो इस चीज को रोकने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। अगला आता है भूमि पर जीवन। अब जैसे समुद्र के नीचे जीवन है वैसे भूमि के ऊपर भी जीवन है। यहाँ लगातार वनों की कटाई हो रही है जिससे शहरीकरण हो रहा है। जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उनका खनन किया जा रहा है जिससे मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, मतलब रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वजह से इंसान तो है ही, साथ ही जानवर भी परेशान है। तो उसको रोकने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है कि भाई खनन को रोको, साथ ही वृक्षों को कम काटो जिससे कि ये जीवन नष्ट ना हो जाए। अब ये सारे 15 लक्ष्य जब हम पूरे कर लें तो आखिर में हमें चाहिए शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्याय कैसे मिलेगा। संस्थान जो है वो मजबूत होने चाहिए, कानून मजबूत होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, तब जाकर के न्याय भी मिलेगा और शांति भी रहेगी। और आखिर में एक 17वां लक्ष्य आता है कि इन सभी लक्ष्यों के लिए हमें भागीदारी करनी है। मतलब इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इस सतत विकास को लाने के लिए हमें अपना रोल निभाना होगा, अवेयरनेस लानी होगी और इस साझेदारी को, वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना होगा। तो ये हो जाते हैं वो 17 लक्ष्य जो इस पूरी दुनिया को दुनिया बनाने के लिए लागू किए गए हैं। अब इसका लक्ष्य जो है वो 2030 में पूरा होना है। जब ये पूरा होगा तो देखेंगे कि कितना इसका फ़ायदा हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये 17 लक्ष्य आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।